आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ प्रश्नों का सेट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइंस का है और लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है 100% बिहार बोर्ड में लड़ेगा। आप एक बार वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस जितना भी क्वेश्चन को मैं कराऊँ उसको कॉपी में आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, डेट भी चढ़ा लीजिए। देखिएगा जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करें। धातुओं को क्या करना, भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण का उल्लेख करना है। तो भौतिक गुण समझते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई एक तरह से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और रासायनिक में जानते हैं कि भाई कोई अभिक्रिया करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो पहला यहाँ भौतिक गुण में दिया है धातु का कि धातुएं सामान्य ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। और वही जो इसका रासायनिक गुण होगा, धातु क्षार ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या करती है, क्षार ऑक्साइड बनाती है। दूसरा दिया है भौतिक गुण में धातुएं तन्य एवं आघातवर्ध होती है। तन्य मतलब समझते हैं ना, तन्य जैसे कि अगर सोना है उसको एकदम पतली, उसको पीट पीट कर एकदम पतली तार के रूप में उसको क्या खींच सकते हैं, लंबा उसको कर सकते हैं। और आघातवर्ध देखो धातु क्या होता है, जैसे लोहा है, लोहा का अगर मैंने पतला प्लेट लिया उसको पीट पीट कर उसको मतलब थोड़ा सा ताप दिए, उसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में उसको फैला सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आघातवर्ध बोलते हैं। ये उसका भौतिक गुण है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि धातुएं अम्लों से H2 गैस पुनः स्थापित कर लवण बनाती है। धातुएं क्या करती है, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करती है, ये H2 गैस को क्या करती है, स्थापित करती है। चलिए देखते हैं कैसे करती है। चलिए देखो हमारा ये नहीं उद्देश्य नहीं है कि हाँ करा दिए भाग गए, समझाएंगे ताकि आप समझे भी रहिएगा ना, तब एग्जाम में लिखेगा। चलिए कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे हमने धातु ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम, ठीक है। और उसके बाद कोई एक अम्ल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं H2SO4, क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लिए। अब क्या कीजिए, इस पर क्या होता है, धन चार्ज होता है, इस पर धन चार्ज, इस पर सल्फेट माइनस चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि NaSO4 हो जाएगा। अब प्लस में ये जो H2O गैस क्या होगा, यहाँ पे H2 गैस क्या होगा, मुक्त होगा, विस्थापित करेगा। तो आप सामने देख लिए कि जब सोडियम होगा, जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। क्लियर है ना। चलिए तीसरा गुण देखते हैं कि धातु में क्या होती है, धातु में चमक होती है। धातु का रासायनिक गुण क्या कहता है कि धातु क्लोरीन से संयोग कर क्या करती है, क्लोराइड बनाती है। फिर क्या बोला है यहाँ पे चौथा, धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और इसके रासायनिक गुण क्या होता है, धातु अपचायक होते हैं। क्लियर। तो अगर आप इतना लिख देते हैं लघु उत्तरीय में तो ये काफ़ी है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, देखिए एकदम चुन कर लेकर आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर लिखा है बोर्ड BM, B से बोर्ड, M से मॉडल। चलिए यहाँ पे बोला है गैंग, फ्लैक्स और स्लैग में अंतर स्पष्ट करें। ये तीनों क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं गैंग क्या है। गैंग खनिज या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, खनिज या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, गैंगे ना कहलाती है। उसमें जो कचरा होता है, जो अशुद्धि पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अगर आप तीसरा चैप्टर धातु पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा। एक बार अगर जो पढ़ लिया उसको रिवीजन कीजिए, फिर हम एक बार पढ़ाएंगे शुरू से ना। हम अब तो पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि अब हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जो कि अगले साल वाले बच्चों के लिए। तो आप इतना समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए, किसी तरह से याद करके जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा लोग। फिर फ्लेक्स क्या है कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके धातु मल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्स कहलाते हैं। फिर इधर स्लैग क्या है, अशुद्धियाँ, मतलब जो गैंग, अशुद्धियों को ही ना गैंग बोलते हैं। अशुद्धियाँ यानी कि गैंग जो है फ्लेक्स के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, गलनीय स्लैग बनाती है। यानी कि यहाँ पे लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड लेकर क्या बनाता है, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया है स्लैग। इसी को CaSiO3 को क्या बोलते हैं, CaSiO3 की यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे कोना में है, CaSiO3 को क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो आप जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें जो आप पढ़े होंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये 2 मार्क्स के लिए पढ़ लीजिएगा। फिर इधर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं, फिर पूछ सकता है कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए 2014 में भी आया है, 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम कि नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना क्या होती है, अधिक होती है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके बिजली क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
ठीक है ना, क्लियर। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अभी हमको समझने का समय नहीं, तो इसको हम इतना अच्छे से तोड़-तोड़ के समझाते हैं कि आप कहिए कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल समझ में आ गया। अभी एग्ज़ाम के लिए तो समय नहीं बचा है, आप किसी तरह से क्वेश्चन को देखिए, अगर पढ़े होंगे तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे देखिए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए 2023 में पूछा है, ये 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो चलिए उसको समझ लेते हैं। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन आयन संलयित होकर हीलियम आयन में परिवर्तित होते हैं। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन आयन संलयित होकर किस में परिवर्तित होते हैं? हीलियम के आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस अभिक्रिया से विलिप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सूर्य की ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना, मैंने जब ऊर्जा चैप्टर पढ़ा है तो उसमें इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया है। आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन क्या है? ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021 में पूछा हुआ है, इस वर्ष पूरी संभावना है, यानी कि तो ये लिखा है कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में संलयित होना। सूर्य के नाभिक में किसका हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में क्या होना? संलयित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। इससे विपुल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। चलिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा भी पढ़ लिया हमने। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा हम वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बताइए, अभी आप लोग का एग्ज़ाम है, अगर अब आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो सही बात नहीं है, नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैं जो दे रहा हूँ उसको देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह मैं साइंस का, सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उस सब कराऊंगा। एक बार शेयर कीजिए और विश्वास करके पढ़िए। अगर नहीं आया तो कहना, अगर नहीं बोलते हैं, अगर नहीं आना एग्जाम में तो कमेंट में कहना कि भैया आप बताए थे नहीं आया एक भी क्वेश्चन, तो हम उसका भी निदान करेंगे कि क्यों नहीं आएगा। अरे ना कहने का मतलब ही कुछ नहीं है। नहीं कहिए मत कि नहीं आएगा, आएगा, बस विश्वास है ना, आएगा। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अब तो ऑनलाइन में है, लेकिन देख लीजिए आएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास फिर एक क्वेश्चन क्या है, जनरेटर तथा ट्रांसफर में क्या अंतर है? जनरेटर तथा ट्रांसफर में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन इसको ले लें ताकि कई वर्षों से इस क्वेश्चन को पूछा नहीं जा रहा है, क्या पता इस वर्ष पूछ लिया जाए। तो चलिए, जनरेटर क्या है? यह विद्युत उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफर क्या करता है? ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को क्या करता है? परिवर्तित करता है, उसको यानी कि बदलता है। यह घूमने वाली मशीन है। विद्युत जनरेटर क्या होती है? घूमने वाली ही ना मशीन होती है। यह क्या है? स्थिर मशीन है। इसमें कोई चीज़ घूमता है ट्रांसफार्मर में? देखें नहीं, इसलिए क्या है? एक स्थिर मशीन है। यह जो है जनरेटर एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है? अल्टरनेटिव करंट क्या करता है? पैदा करता है, उत्पन्न करता है। आपको मालूम होगा बैटरी से ना तेज धारा निकलती है भाई, तब ट्रांसफार्मर तो स्थिर है, उससे क्या होती है? अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। चलिए, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। इसमें टरबाइन लगे तो उसको घुमाया जाता है, तब भी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। अब देखें क्या ट्रांसफार्मर किसी चीज़ को घुमाया जाता है? नहीं देखा है। तो बहुत ईजी है, सबसे आसान भाषा में है चीज़ों, आप देख कर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि प्रतिरोध क्या है? एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक ओम का नियम ले लीजिए। अभी हम तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सेट लाए ही नहीं, लघुत्तरीय का लाए हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा फिजिक्स का, उसके बाद हम केमिस्ट्री का लाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी का लाएंगे, फिर उसका दीर्घोत्तरीय। आज मतलब 5 से 10 दिन के अंदर में आपको मैं इतना क्वेश्चन दे दूंगा ना, इतना मत समझिए। अरे इतने कि 200-300 क्वेश्चन दे दें आप लोग, नहीं, हम चुनिंदा क्वेश्चन देंगे भाई, आप लोगों को चुनिंदा देंगे जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। अभी हम 100-200 क्वेश्चन दे दें, बाकी है कि सिलेबस भी नहीं पढ़ा, 200 क्वेश्चन याद भी ना हो, तो ऐसा तो हमारा काम नहीं है। वैसा काम है हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत अच्छे से समझाया हूँ इसमें, देख लीजिए और लिख लीजिए इसको। अब क्या है? प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध क्या है? तो आप ओम के नियम जब पढ़े होंगे ना, तो उसमें प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध का आर से निरूपित करते हैं। तो चलिए, प्रतिरोध क्या होता है? जैसे विद्युत धारा जब अगर किसी रास्ते से बह रहा है, तो उसमें जो उसके रास्ते में जो रुकावट डालता है वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, लिखा है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। अगर विद्युत धारा अगर जिससे अपने रास्ते से होकर जा रहा है, तो प्रतिरोध का क्या काम है? उसके रास्ते में अड़चन डालना, मतलब उसके रास्ते का विरोध करना, विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करना, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर V बट्टा आई होता है। क्या होता है? V बट्टा आई। V क्या है आपका? V आपका विभवांतर है, और I क्या है आपका? विद्युत धारा है, ठीक है ना। अगर पूछेगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है? इसका SI मात्रक ओम होता है। क्लियर?
क्लियर है ना। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगी, वोल्ट पर एम्पियर क्यों लिखा है, तो भाई आप जानते हैं विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और विद्युत धारा को किस में, एम्पियर में मापते हैं, तो इसको वोल्ट पर एम्पियर नहीं लिख सकते हैं, तब इसी 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, लिख दीजिएगा एग्जाम में, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2026 में, 22 में, तो 2026 में भी आएगा, आप देखिएगा एक बार। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया भाई, देखो कब कब पूछा है क्वेश्चन, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23, 24, 25 में नहीं पूछा है, 26 में एकदम पूछेगा, आप विश्वास तो करिए। चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगूठा, अपना क्या कीजिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ के अंगूठा को तथा इसके पास वाली जो उंगलियां होती है ना, इसको इस प्रकार फैलाइए कि तीनों परस्पर एक दूसरे क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। कैसा होना चाहिए, देखो अपने अंगूठा को, और जो आपकी जो अंगूठा छोड़कर जो भी उंगलियां है ना, उसको इस तरह से फैलाइए कि जो अंगूठा है और जो और उंगलियां एक दूसरे क्या हो, लंबवत। एक अंगूठा होता है, एक तर्जनी होता है, एक मध्यमा, तो इस अंगूठा को, तर्जनी को, मध्यमा को इस प्रकार से अपने हाथ को फैलाइए कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तब यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो एक चीज़ मैंने थोड़ा सा बीच में, सॉरी, एक चीज़ गलती बोल दिया है कि अंगूठा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना, अंगूठा जो होता है, अंगूठा क्या बोला है, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली जो उंगलियां होती है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की, ओ सही बोले हैं, सही। देखो मैं इसको शॉर्टकट भाषा बनाता हूँ, ज़्यादा लेंदी हो गया। आप दाहिने हाथ की उंगली को निकालिए, एक तर्जनी होता है अंगूठा के जस्ट बगल वाला, आज जस्ट उसके बगल वाला तर्जनी के बाद मध्यमा होता है जो बीचों बीच में होता है। आप तीनों अपनी उंगली को निकाल लीजिए और ऐसा फैले कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तो जो अंगूठा होता है ना वो बल की दिशा बताता है, और जो तर्जनी होता है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और जो मध्यमा होता है विद्युत धारा की दिशा बताता है। इसी को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। शॉर्टकट बस हो गया, बात खत्म। और इसके लिए एक नीचे चित्र मैंने भी दिया है, देख लीजिए। यही जो है, यही बातें मैं बोला था कि जो तर्जनी है इसको मध्यमा बोलते हैं और इसको अंगूठा बोलते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, यही विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, यही चालक की गति को दिशा को दिखाता है, ठीक है ना। चलिए यानी कि बल की दिशा को दिखाता है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत बोलते हैं। विद्युत मोटर वो अलग चीज़ है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस डाउट अपना हटा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान किन बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, दूसरा चालक के बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है, कुंडली के लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है, इसी पर तो निर्भर करता है, और क्या। गैल्वेनोमीटर क्या है, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि 2026 में एकदम आएगा 2 नंबर में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा क्या करता है, उपस्थिति का पता लगाता है। क्या करता है गैल्वेनोमीटर, किसी अगर किसी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसकी उपस्थिति का पता लगाता है कि हाँ भाई इस तार से चाहे इससे अगर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें करंट गया है कि नहीं गया, तो गैल्वेनोमीटर का वही कार्य है। चलिए प्रतिरोधी धारा तथा डिश धारा में अंतर, भाई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, आप इसको देख लीजिएगा। धारा का मान देखो, प्रतिरोधी धारा क्या होता है, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों क्या होता है, बदलते रहता है। देखो देखो इस तरह से इसका पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। इस तरह से इसका मान बदलता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। केवल धारा का मान, डिश धारा में क्या होता है, केवल धारा का मान बदलता है, डिश धारा एक ही दिशा में बहती है। डिश धारा की क्या होती है, कहीं दिशा में बहती है। इससे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, प्रतिरोधी धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने की कठिनाई होती है। और प्रतिरोधी धारा तीसरा बोल रहा है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, और इसे एसी में बदलने के लिए, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर मैंने चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र, चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहाँ तक दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लो एक चुंबक रखा है तो उसका कुछ ना कुछ दूर तक प्रवाह होगा ना, जैसे
कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव तो होगा। जैसे मान लीजिए चुंबक तुम्हारे घर रखा है, अब एक लोहा मेरे पास है, तो उसका प्रभाव उतना दूर से है नहीं। तो चुंबक क्या करते हैं, एक अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसी क्षेत्र के बीच में अगर हम कोई अगर लौह पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ ले जाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र भी होता है। ये सब हम जानते हैं बाबू, हम थ्योरी में पढ़े हैं। तो आप के लिए इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इतना क्वेश्चन देख के गए बोर्ड में ना, तो देखिएगा इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा तो कहिएगा। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को बता दीजिए कि जो 2000 बोर्ड के 27 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो त्रिकोणमिति का डाले हैं और भी क्वेश्चन डाले, जाके एक बार देख लीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, तो हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।